हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परिवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब बटन को दाबकर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पहले जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या। वैसा प्रतिबिंब जो उल्टा बने और वस्तु के अपेक्षा बड़ा हो और हमेशा दर्पण के आगे बने, वह प्रतिबिंब क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वैसा प्रतिबिंब जो वस्तु के अपेक्षा सीधा बने और वस्तु से पीछे, दर्पण के पीछे बने, वह प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं या आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो जब हम लोग दर्पण में देखते हैं तो हमको प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण में जब हम किसी वस्तु को देखते हैं या खुद को देखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी पीछे बनता है और सीधा बनता है। इसका मतलब क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पहला का आंसर हो जाएगा ख, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 2, परावर्तन का कोण होता है। तो परावर्तन का कोण क्या होता है? तो पहला दिख रहा, आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण परावर्तन का कोण होता है। आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तन किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, या परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो हम लोग पहले जानेंगे कि होता क्या है प्रतिबिंब। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है? हम पहले पिछले वीडियो में आप जाकर इसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। इसे सभी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु सबको हम अच्छी तरीक़ा से एक्सप्लेन करके बताए हुए, तो आप जाकर प्ले लिस्ट से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, परावर्तित किरण और दर्पण के बीच के कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और दर्पण के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, ये स्टार मार लीजिए क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन 2 नियम होते हैं? पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। यह दोनों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, और अगर आपको अच्छी तरीक़ा से पढ़ना या जानकारी लेना है इसके आपतित किरण, परावर्तित किरण के बारे में, तो आप पीछे जाकर मेरे चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ख। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा, इस समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अभी हम लोग पहला प्रश्न में देखे समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ कौन सा दर्पण है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो समतल दर्पण में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कौन दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के अपेक्षा यह उल्टा होगा। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर हुआ ख। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो केवल समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा। ये तीनों, अब समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये तीनों के द्वारा आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों में। तो हम समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तीनों दर्पण में आभासी प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा घ। प्रश्न संख्या 6, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से
किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और क्या होना चाहिए? आभासी होना चाहिए। आभासी यानी कि काल्पनिक। तो काल्पनिक कौन सा दर्पण में होता है? उत्तल दर्पण में होता है। वस्तु से छोटा कोचिंग में होगा, अवतल दर्पण में भी होता है, लेकिन अवतल दर्पण में होता है वस्तु से बड़ा होता है। तो वस्तु से क्या कर रहा है? छोटा। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है जो उत्तल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण में सीधा होगा और आभासी, लेकिन हमको प्रश्न पूछा छोटा होना चाहिए और आभासी, तो इसमें अवतल दर्पण में बड़ा होगा आभासी होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में छोटा होगा आभासी। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा घ। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में होता है? तो अवतल दर्पण में होता है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो कह रहा है कि तो कौन सा ऐसा दर्पण जिसमें एक बिंदु समांतर किरण पुंज, हम समांतर किरण पुंज को भी अच्छी तरीके से समझा चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिएगा पहला चैप्टर का। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा का। अवतल दर्पण से एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा क्या। प्रश्न संख्या 8, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से फोकस पर बनता है? हम कह रहा कि कहाँ पर हम होंगे जब, तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा जो अवतल पर फोकस पर बनेगा। तो हम अनंत पर होंगे, हम ये भी पढ़ा चुके हैं। जब प्रतिबिंब फोकस पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, ध्रुव पर हो और अनंत पर हो। आप इस वीडियो में जाकर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जब वस्तु प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा? फोकस पर बनेगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा घ। प्रश्न संख्या 9, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होगी, आधी होगी, चौथाई होगा या बराबर होगा? तो आप लोग हम इसे सिद्ध करके भी बताएं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा ख, आधी होती है। प्रश्न संख्या 10, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा? जब एक अवतल दर्पण है उसमें फोकस पर रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा या कहाँ बनेगा? हो जाएगा ग, आभासी, या आभासी को हम लोग काल्पनिक कहते हैं। आभासी बनेगा और क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। कब? जब फोकस और अनंत के बीच में होगा तब। प्रश्न संख्या 11 में करा किस दर्पण किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी या काल्पनिक सीधा और आवर्धन प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति हो। वस्तु कहाँ पर होगा? तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और वस्तु के अपेक्षा सीधा होगा और आवर्धित भी होगा। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा घ। दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब होगा जो आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। तो प्रश्न संख्या 12 में होता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण उत्तल दर्पण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। संख्या 13, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3। जब भी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक बनेगा और वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। अगला प्रश्न 14, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अभी हम लोग देखें हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोग देखें उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। प्रश्न संख्या 13 में भी था कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। तो इसमें ऑप्शन में सिर्फ क्या है? सीधा। तो हम लोग मारेंगे 14 का ऑप्शन हो जाएगा क्या। प्रश्न संख्या 15 में दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग और मोटर
गाड़ी के चालक में सामने जो रहता है वो दर्पण उत्तल दर्पण होता है, और जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं उसमें कैसा होता है, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। इसलिए दाढ़ी बनाने में हम लोग कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। प्रश्न संख्या 16, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है दर्पण हो सकता है। कौन सा ऐसा दर्पण में हम लोग जो वस्तु के सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो कौन सा दर्पण में बनेगा, तो इसका हो जाएगा समतल और उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, और सीधा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो कौन सा दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में वस्तु उल्टा बनता है, प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। प्रश्न संख्या 17, संबंध F=R/2 सत्य है। किस दर्पण के लिए F=R/2 सत्य है, इसका मतलब हो तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए F=R/2 सही है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए, नॉट समतल दर्पण के लिए। तो इसका जब भी पूछेगा F=R/2 का सत्य किसके लिए है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए F=R/2। F=R/2 का मतलब क्या हुआ, फोकस दूरी होता है जब वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो गया ग, ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न संख्या 18, करा चित्र 1.35 में सही किरण आरेख रे डायग्राम को चुने, कौन सा सही है। तो हम लोग जानते हैं समतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष से होकर गुजरती है, तो ये तो गलत हो गया, तो गलत होगा। दूसरा में जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, जो यहाँ भी फोकस यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो करा अगला क्वेश्चन करा कि जब प्रकाश की किरण के मुख अक्ष के क्या गया है, समांतर गया है, ये फोकस होकर कहाँ से गुजरना चाहिए, फोकस से होकर। जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाए तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरी है, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। तो क नहीं होगा, ख नहीं होगा, ग नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर इसका घ होगा। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ग। प्रश्न संख्या 19, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, जिसको निगेटिव है इंग्लिश में कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब क्या है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब है जो क्या है, उल्टा है। जब आवर्धन होता है, ऋणात्मक होता है निगेटिव में, तो प्रतिबिंब उल्टा होता है, और जब आवर्धन धनात्मक में होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। तो हम इसे भी m बराबर -v/u आवर्धन का फार्मूला, इसे भी हम साबित करके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो जाकर आप प्ले लिस्ट में क्लास 10th साइंस में जाकर आप खोजिएगा तो आवर्धन का फार्मूला सीधे प्रूव किया हुआ मिल जाएगा, तो आप इसे जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। रिक्त स्थान को पूर्ति करें, रिक्त स्थान को भरे। पहला प्रश्न, प्रकाश डॉट में चलता है, तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है, तो यहाँ पर भराएगा सरल रेखा। सरल रेखा, प्रकाश सरल रेखा में चलती है। प्रश्न संख्या 2, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण समतल होता है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। प्रश्न संख्या 3 में ... प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। प्रश्न संख्या 4, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो किसी भी दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है, जिसको एंगल
आई इक्वल टू एंगल आर कहते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम लोग सिद्ध करके भी देख चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में प्लेलिस्ट से। प्रश्न संख्या 5, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी का ... कहते हैं। तो गोलीय दर्पण से ध्रुव के फोकस की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की ... होती है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के दुगनी होती है, दुगनी, क्योंकि उसके वक्रता त्रिज्या के आधी होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या होती है, दुगनी होती है। किसकी, वक्रता त्रिज्या की, जो F बराबर R/2। तो ये इधर है क्या है, F बराबर R/2 होता है। तो ये भागा में इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में होगा, तो 2F बराबर R हो जाएगा। और कैपिटल R किसको सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या के क्या हो गया, फोकस दूरी दुगना हो गया। तो कह सकते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। प्रश्न संख्या 7 में, दर्पण में वास्तविक और आभासी, जिसको काल्पनिक कहते हैं, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रकार के बनता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल ... प्रतिबिंब ही बनते हैं। तो उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। हमेशा उत्तल दर्पण में वस्तु के केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रश्न संख्या 9, जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के ... निकलती है। जब कोई किरण दर्पण से फोकस की दूरी में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, समांतर निकलती है। तो 9 का हो जाएगा आंसर समांतर। प्रश्न संख्या 10, निर्देशांक चिन्ह पर पाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां ... होती है। निर्देशांक चिन्ह पर पाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव होती है। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ... से मापी जाती है। तो सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो गया ध्रुव। प्रश्न संख्या 12, निर्देशांक चिन्ह पर पाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ... होती है। तो निर्देशांक चिन्ह पर पाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि निगेटिव होती है। प्रश्न संख्या 13, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्धन। प्रश्न संख्या 14, आवर्धन का धनात्मक मान ... प्रतिबिंब इंगित करता है। तो आवर्धन का धनात्मक मान आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को इंगित करता है, और ऋणात्मक होता है जो किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को इंगित करता है। प्रश्न संख्या 15, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए ... दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण सभी फोकस को, सभी प्रकाश की किरणों को परिवर्तन करने के बाद एक बिंदु पर पहुंचाती है, इसलिए सभी को इकट्ठा करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 करा 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी कि त्रिज्या इसका कितना है, कैपिटल R बराबर 32 है। तो इसका फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी होता है F बराबर R/2। तो R का मान कितना है 32, तो 32/2 को काटेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, यानी कि फोकस दूरी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी आधी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। प्रश्न संख्या 17 एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल एक दर्पण द्वारा। तो एक बिंदु वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल अब एक अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा ही एक केवल वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा, प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ग, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। प्रश्न संख्या 2 ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहते हैं पारदर्शित, अपारदर्शित, पारभासी, बटर पेपर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आप देखें पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से हम पढ़ चुके हैं कि पारदर्शित किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण और पार हो जाए तो उसे वह पदार्थ पारदर्शित पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शित पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश के किरण आर पार नहीं होवे, पूर्णतः आर पार न होवे, वह अपारदर्शित पदार्थ कहलाता है। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश कुछ किरण आर पार होए और कुछ किरण आर पार न होए, वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। और बटर पेपर तो ये पेपर है। तो हमको प्रश्न क्या पूछा, ऐसा पदार्थ जिससे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग जाए, यानी कि कुछ प्रकाश जाए और कुछ प्रकाश ना जाए, तो वैसे पदार्थ को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं, जिसमें कुछ पदार्थ जाएगा प्रकाश की किरण और कुछ प्रकाश की किरण वापस लौट आएगा। तो 2 का आंसर हो जाएगा ग। प्रश्न संख्या 3 आपतन कोण होता है। आपतन कोण क्या होता है, तो देखते हैं। आपतन कोण कहते किसे, आपतित किरण और आपतन बिंदु के खींचे गए अभिलंब के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, इंसिडेंट रे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये हम देख सकते हैं। अगर ये दर्पण है, नीचे कलई कर दिए हम, ये दर्पण है, आपतित किरण ये हुआ, आपतित किरण जब दर्पण से पड़ता है तो परिवर्तन के बाद उसी लौट जाता, परिवर्तित किरण निकल आएगा। और यहाँ पर यह हो गया अभिलंब, और अभिलंब और आपतन किरण के बीच के कोण को ही आपतन कोण कहते हैं, इंसिडेंट रे से आई से सूचित किया जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को ही हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है। तो यह क्वेश्चन कहता है आपतन कोण क्या है, आपतन कोण है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं, जो हमको प्रश्न संख्या क्वेश्चन ऑप्शन ग में मिलता है। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा ग। करा एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन का मान होगा। जब एक समतल दर्पण हम लोग खींचते हैं, इसमें प्रकाश की किरण एक ठुलाते हैं, ये समतल दर्पण है, और यह समतल दर्पण के नीचे हम लोग कलाई कर दिए,
और इसमें जब आपतन किरण लिए, आपतन किरण लंब डाले तो ये लंब दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। तो कई डिग्री का कोण बनाया? 0 डिग्री का कोण बनाया। तो 4 का आंसर हो जाएगा ग। एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है? 0, क्योंकि आपतित किरण भी इसी पर है, परावर्तित किरण भी इसी पर है। तो इसका कोण कितना हो जाएगा? इसका मान 0 हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो गया क 0 डिग्री। 5 में करा, 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो 2 समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। आप लोग सैलून में गए होंगे बाल कटाने के लिए, तो जब देखते होंगे कुर्सी चेयर पर बैठते होंगे तो आपको बहुत सारा प्रतिबिंब दिखाई देता होगा। वो कौन सा दर्पण रहता है? समतल दर्पण रहता है। तो 2 समतल दर्पणों के बीच के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो दर्पण द्वारा की किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा। तो कह रहा जब प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर पड़ता है तो इस प्रकार से अगर समतल दर्पण उस पर प्रकाश की किरण पड़ा तो 90 डिग्री से आया, फिर 90 डिग्री से लौट गया, तो कितना डिग्री का विचलन हुआ? तो 180 डिग्री का विचलन हुआ। तो हम कह सकते हैं प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ के उत्पन्न विचलन का मान 180 डिग्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। प्रश्न संख्या 7, यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की 4 से चल रहे हों तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगी? तो जब आप एक किरण को 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं तो उसका दुगना हो जाता है। तो 4 से चल रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 8 से। यानी कि हम जब कोई समतल दर्पण में जितने स्पीड से हम आएंगे उसके दुगना स्पीड से दर्पण में आती हुई प्रतीत होगा। तो 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से हम आ रहे थे तो उसमें प्रतीत कितना से होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड से आते हुई प्रतिबिंब प्रतीत होगा। तो इसका स्पीड यानी कि जितना अगर 8 से आएंगे तो दर्पण में कितना प्रतीत दिखाई देगा? स्पीड 16 का, यानी कि उसका दुगना होता है। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा ख। प्रश्न संख्या 8, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है? तो किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान अनंत होता है। कोई भी समतल दर्पण लिए हम कहीं पर भी फोकस दूरी पर रखेंगे तो उस पर प्रतिबिंब बनेगा। तो किसी भी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है? अनंत होता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ग। प्रश्न संख्या 9, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को कहते हैं? तो गोलीय दर्पण से ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहा जाता है। अगर ये इस प्रकार से गोलीय दर्पण है, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर इस तरीक़ा से है वक्ता केंद्र है, ध्रुव और वक्ता त्रिज्या के बीच क्या बना? त्रिज्या बना, और ये कौन सी कहलाएगा? वक्ता त्रिज्या कहलाएगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्ता त्रिज्या होगी। तो एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो ये 12 है तो 12 का दुगना क्या हो जाएगा? तो 12.5 × 2 इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25.0। तो एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 है तो उसकी वक्ता त्रिज्या कितना होगा? 25 सेंटीमीटर का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्ता केंद्र की दूरी होगी। तो कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर, तो उसके फोकस से वक्ता केंद्र की दूरी भी कितने सेंटीमीटर होगा? 25 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी और वक्ता केंद्र क्या होगा? बराबर होगा। अगर इस तरीक़ा से हम लें दर्पण, गोलीय दर्पण लें, यहाँ पर त्रिज्या है, यहाँ फोकस है, तो यहाँ 25 है तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? 25 ही होगा। तो यदि अवतल दर्पण की ध्रुव से उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्ता केंद्र की दूरी भी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। वक्ता केंद्र से फोकस की दूरी 25, तो
फोकस से वक्ता केंद्र की दूरी भी 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आवर्धन का ऋणात्मक मान प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाता है या सत्य है, और धनात्मक मान काल्पनिक प्रतिबिंब को दिखाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा घ। प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यह कथन है जो असत्य है, गलत है, और बाकी सभी कथन क्या हैं, सही हैं। 14 में क्वेश्चन नंबर किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तन किरण होता है। क्या होता है परावर्तन किरण। तो पूर्व पथ पर वापस लौट जाती है। किसी गोलीय दर्पण से पर जब आपतित किरण उसके वक्ता केंद्र पर पड़ते हो से कर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है, तो पूर्व पथ पर लौट जाती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ग। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। 15 में कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह कह सकते हैं आभासी को हम लोग काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो क्या होता है वस्तु के अपेक्षा वास्तविक प्रतिबिंब होता है जब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है, और यह आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, कथन गलत है। हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, यह सही है। और ये उल्टा को होता है उसके साथ साथ पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। कौन प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को। क्वेश्चन 2 करा आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब होता है जब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। हम लोग सीधे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उल्टे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर ख गलत हो जाएगा। हमें प्रश्न में भी कहा था कि कौन सा कथन गलत है, तो जब हमें यहाँ पर मिल ही गया तो हम आगे क्यों पढ़ें। तो 15 का प्रश्न हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ख। प्रश्न संख्या 16 प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तीनों दर्पण में मिलता है। तो इसमें समतल है, अवतल है, उत्तल भी है, तो इन तीनों दर्पणों द्वारा तो आंसर हो जाएगा घ। आभासी प्रतिबिंब होता है जो तीनों दर्पणों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो अवतल दर्पण द्वारा ही सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ख। क्वेश्चन नंबर 18 वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तब वस्तु से छोटा होना चाहिए और आभासी भी होना चाहिए। तो अब उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर घ। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी बनता है इसका मतलब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 19 प्रश्न संख्या 19 कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर बनता है। तो हम लोग वक्ता केंद्र पर जब होंगे, तो वक्ता केंद्र पर स्थित होंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर वक्ता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। प्रश्न संख्या 20 वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वस्तु से जब छोटा प्रतिबिंब और आभासी हुआ उत्तल दर्पण से, तो उत्तल दर्पण से तो होगा नहीं बड़ा, तो किस दर्पण से होगा, तो कह सकते हैं अवतल दर्पण से होगा। प्रश्न संख्या 21
अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु को क्या बन सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। क और ख दोनों, तो आंसर हो जाएगा ग। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी बन सकता है। तो इसका आंसर ग। क्वेश्चन संख्या 22। एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो किसी अवतल दर्पण पर वस्तु स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो, जो दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होगा आभासी और बड़ा प्राप्त होगा। तो 22 का आंसर हो जाएगा ग। प्रश्न संख्या 23। एक उत्तल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि उत्तल गोलीय दर्पण में बनता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा क। एक गोलीय उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 24। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण कहलाता है। तो किसी दर्पण में किसी भी दूरी पर रखी गई वस्तु समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण पर सीधा प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 25। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। जब भी कोई वस्तु के आकार के बराबर होगा तो हमेशा समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। प्रश्न संख्या 26। अवतल दर्पण से बनने वाली वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब जो होता है जो बड़ा बनेगा, आकार वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। कब? जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा तब। क्वेश्चन संख्या 27। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी वस्तु के वक्रता त्रिज्या के बराबर है तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के ही जैसा होगा, बराबर होगा। तो 1.5 सेंटीमीटर लंबा था तो ये भी कितना बनेगा इसका प्रतिबिंब? 1.5 सेंटीमीटर बनेगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या पर जब कोई वस्तु वक्रता त्रिज्या पर हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो इसका वस्तु का आकार कितना? 1.5 सेंटीमीटर आकार का है, तो इसका प्रतिबिंब भी कितना बनेगा? 1.5 सेंटीमीटर का। तो 27 का आंसर हो जाएगा क्या। प्रश्न संख्या 28। एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है? कथन प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो जब प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है या समतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक नहीं क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो सत्य गलत तो यही हो गया। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ख। प्रश्न संख्या 29। यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्रतिबिंब के ध्रुव से बीच की दूरी के दुगनी होती है। जब 30 सेंटीमीटर दूरी पर था तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर, क्योंकि F बराबर R/2 होता है। और R का मान कितना दिया हुआ? F का मान फोकस दूरी प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से दूरी दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या पूछा, F दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो 30 पुट करेंगे। 30 बराबर R गुना भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा 2, 3 दूना 60 बराबर R, यानी R का मान कितना हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या 60। तो वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा। प्रश्न संख्या 30। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक समतल अवतल दर्पण में
किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी, उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी 0 हो सकता है, उससे अधिक दूरी नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31। एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो उसे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान होगा। तो उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान 30 सेंटीमीटर से अधिक और 60 सेंटीमीटर से कम होगा। तो 31 का आंसर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर 32। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है और सीधा। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, ख ऑप्शन में दिया हुआ आभासी, बड़ा और सीधा। तो 32 का आंसर हो जाएगा ख। प्रश्न संख्या 33। यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो, तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो जब कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस के दूरी से उत्तल दर्पण के से 4 यानी उत्तल दर्पण यानी कि ध्रुव से 40 सेंटीमीटर दूरी पर हो, तो उसका प्रतिबिंब अनंत के बीच बनेगा। तो 33 का आंसर हो जाएगा घ। प्रश्न संख्या 34। निर्देश चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देश चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ग। प्रश्न संख्या 35। निर्देश चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है। तो निर्देश चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जो प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर घ में है। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर हो गया ग। निर्देश चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है। तो गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर -v/u। तो m बराबर -v/u ऑप्शन नंबर घ में है, m बराबर -v/u। तो 36 का आंसर हो जाएगा ख। प्रश्न संख्या 37। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ख। प्रश्न संख्या 38। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तर दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब आभासी तथा दर्पण के 8 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। प्रश्न संख्या 38 का घ। यह न्यूमेरिकल का प्रश्न है, आप इसे बनाकर देखिएगा तो इसका आंसर घ आएगा। प्रश्न संख्या 39। एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस से दूरियां क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। तो प्रश्न संख्या 39 का आंसर हो जाएगा घ। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और